हाँ जी, आज हम कर रहे हैं इसके अंदर नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल प्रोग्राम। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इसके टाइप्स और फीचर्स डिस्कस किए थे। देखो, आज हम करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल प्रोग्राम कि एथिकल प्रोग्राम जो है वो क्यों, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है इसके अंदर। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले है ए गुड एथिक्स प्रोग्राम कैन हेल्प स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज। कि जो एक अच्छा एथिकल प्रोग्राम होता है वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशनशिप को अच्छा करने में, एंड कस्टमर्स कस्टमर्स के साथ भी रिलेशनशिप को अच्छा करने में, एंड इम्प्रूव योर कंपनीज रेपुटेशन। कंपनी की जो रेपुटेशन है उसको इम्प्रूव करने में भी एथिक्स प्रोग्राम जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। तो एथिकल प्रोग्राम जो है उसकी यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंस हो जाएगी। सबसे पहले है इसके अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो बेटा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में क्या हो जाएगा कि जो एक एथिक्स प्रोग्राम है, ठीक है, एथिकल प्रोग्राम है, उसके जरिए जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे से काम करते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनको पता होता है उन्हें क्या करना है। तो जब काम अच्छा किया जाएगा तो उसका जो आउटपुट है वो अच्छा निकलेगा, जिससे कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो देखो, इसके अंदर क्या बता रहे हैं, एम्प्लॉयज ऑफ एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट कस्टमर्स फेयरली। एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर अपने कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करेंगे, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, एंड मेक एवरी एफर्ट टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। और उनके द्वारा हर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे। कस्टमर्स आर पर्टिकुलरली अपसेट व्हेन ए कंपनी डजंट परफॉर्म एज प्रोमिस्ड। कस्टमर्स यहाँ पर अनसेटिस्फाई कब होते हैं, डिससेटिस्फैक्शन उनको कब होता है। यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन किस केस में होगा, जब जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, कंपनी जो है उनके द्वारा अपने प्रोमिस को जब पूरा नहीं किया जाता, उस केस में जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो फुलफिल नहीं हो पाती। यहाँ पर एक सर्वे बताया गया है, ए 2012 सर्वे बाय एसेंचर फाउंड दैट 78% of customers are likely to find a new provider when a company doesn't keep its promises। कि जब कंपनी अपने प्रोमिस को पूरा नहीं कर पाई तो उस केस में क्या हुआ, कस्टमर्स आर लाइकली टू फाइंड ए न्यू प्रोवाइडर, उन्होंने अपना न्यू प्रोवाइडर ढूंढ लिया। योर एथिक्स प्रोग्राम कैन नॉट ओनली हेल्प योर रिटेन करंट कस्टमर्स। जो एथिकल प्रोग्राम होता है वो सिर्फ आपके जो करंट कस्टमर है उनको रिटेन करने में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि फ्यूचर में आपके और कस्टमर्स जुड़ सकते हैं, नए कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं, उसमें भी हेल्प करता है आपकी रेपुटेशन को इंक्रीज करने में। अब सेकंड इसके अंदर हो जाएगा स्टेक होल्डर्स सेटिस्फेक्शन। ठीक है, स्टेक होल्डर्स के सेटिस्फेक्शन देखेंगे। अब स्टेक होल्डर्स में भी हम अलग अलग पार्टीज को इंक्लूड करते हैं, अलग अलग टाइप की इंटरेस्टेड पार्टीज हो सकती हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सारी इंटरेस्टेड पार्टीज को इंक्लूड किया जाता है। रनिंग एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कम्युनिकेट्स टू द स्टेक होल्डर्स। जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको कम्युनिकेट किया जाता है एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एंड इन्वेस्टर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एथिकली ऑर्गेनाइज्ड। देखो, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है एथिकली ऑर्गेनाइज्ड है तो वो क्या करेगी, अच्छे से कम्युनिकेट करेगी अपने स्टेक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के साथ। दिस इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। ये किस में रिफ्लेक्ट होता है कि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर कट है, मिशंस जो है, विजन्स जो है, कंपनी ने जो टारगेट सेट किया हुआ है वो सब क्या है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। Thus, when ethical behavior become a culture and a norm within the organization, they build up goodwill। ये कह रहे हैं कि जब आपके जो ethical behavior है वो एक norm और culture के रूप में निकल के आते हैं, norm और culture बन जाते हैं, तो उस स्केल में आपकी कंपनी की जो गुडविल है वो डेवलप होती है, where every potential investor will want to be associated with। और इस प्रकार की कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ हर एक जो विनियोग करता है, इन्वेस्टर है, वो काम करना चाहता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट हो जाएगा एम्प्लॉयर्स हैप्पीनेस। तो इसके अंदर देखिए क्या है एम्प्लॉयर्स हैप्पीनेस में, व्हेन पीपल आर ईगर टू वर्क फॉर द कंपनी बिकॉज ऑफ इट्स रेपुटेशन एज ए गुड एम्प्लॉयर। ये कह रहे हैं कि जब हर व्यक्ति आपकी कंपनी में काम करना चाहता है, वो ईगर है वर्क करने के लिए आपके साथ। क्यों? क्योंकि जो रेपुटेशन है कंपनी की और उसके एम्प्लॉयर की वो अच्छी है, तो कंपनी अट्रैक्ट करती है मच मोर क्वालिफाइड पूल ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयज। ठीक है, बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज कैन हेल्प कंपनी टू मीट इट्स गोल। जब कंपनी में अच्छे एम्प्लॉयज होंगे तो वो हेल्प करेंगे यहाँ पर
कि वो अपने गोल्स को इजीली अटेन कर सके और सक्सेसफुल बन सके, अपनी जो सक्सेस है उसको बनाकर रख सके। करंट एम्प्लॉयज माइट बी मोर लाइकली टू स्टे विद योर कंपनी। जो करंट एम्प्लॉयज है, जो करंट में वर्तमान समय में काम कर रहे हैं, वो रहना चाहेंगे, आपकी कंपनी के साथ बने रहना चाहेंगे अगर उनको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, फेयरली ट्रीट किया जाएगा। और इससे क्या होता है कि कंपनी की कॉस्ट कम होती है। बार बार रिक्रूटमेंट के लिए जो कॉस्ट लगानी पड़ती है, एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, उस लागत में कमी आती है। फिर आ जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके अंदर देखो, कॉम्प्लायंस इज गुड फॉर कंपनीज रेपुटेशन। कंपनी की रेपुटेशन के लिए कॉम्प्लायंस जो है, यानी कि फॉलो करना चीज़ों को, पॉलिसीज को, ये अच्छा है। इसके अलावा इट कैन सेव लैक्स ऑफ रुपीज इन फाइन्स और लीगल फीस इफ यू फेल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक रेगुलेशन। ये कहते हैं कि अगर आप सभी रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने आप को पेनल्टीज और फीस के रूप में जो लाखों रुपए भरने पड़ते हैं उससे अपने आप को बचा सकते हैं। एथिकल प्रोग्राम हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंट अननेसेसरी लीगल लॉ सूट एंड अननेसेसरी कॉस्ट। जो एथिकल प्रोग्राम्स होते हैं वो यहाँ पर प्रिवेंट करते हैं जो भी अननेसेसरी कॉस्ट होती हैं उनसे। सच प्रोग्राम्स हेल्प एम्प्लॉयज थ्रू आउट द वर्ल्ड इन मेकिंग एथिकल डिसीजन। ये प्रोग्राम हेल्प करते हैं कि आप एथिकल डिसीजंस ले सके और रिड्यूस कर सके रिस्क को, जिससे कंपनी की इमेज को हार्म ना हो, कंपनी की इमेज खराब ना हो। इसके बाद देखो यहाँ पर आता है इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑडिटिंग एथिक्स प्रोग्राम। किस प्रकार से अब जो एथिक्स प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसकी ऑडिटिंग की जाएगी। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग कॉर्पोरेट एथिकल कोड्स। जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स है वो यहाँ पर एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं शेप करने में कॉर्पोरेट एथिकल कोड्स को, पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को, और फिर उनको कम्युनिकेट किया जाता है और उनके बारे में टीच किया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है वर्क प्लेस के ऊपर। जो वर्क फोर्स है, जो एम्प्लॉयज है, उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। काफी कंपनीज जो हैं उसके अंदर जो टॉप एचआर होते हैं, टॉप एचआर मैनेजर्स आइदर सर्व एज डिफैक्टो चीफ एथिक्स, या तो वो डिफैक्टो चीफ एथिक्स के रूप में काम करते हैं, एंड कॉम्प्लायंस ऑफिसर, और वर्क विद द पर्सन इन दैट रोल टू मैनेज एथिक्स एंड कॉम्प्लायंस प्रोग्राम। ठीक है, कॉम्प्लायंस ऑफिसर के रूप में वो काम करेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि जो एचआर मैनेजर है वो डिफैक्टो चीफ एथिक के रूप में काम करेगा, कॉम्प्लायंस ऑफिसर के रूप में काम कर सकता है, और वो काम करेगा लोगों को मैनेज करने में, कॉम्प्लायंस प्रोग्राम को मैनेज करने में। एथिक्स ऑडिट्स एंश्योर दैट बिहेवियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एस्पाउस इन इट्स कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल जो होते हैं, एथिक्स ऑडिट क्या होती है, जो काम किया जा रहा है उनको, उनकी ऑडिटिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एथिकल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जो एथिक प्रैक्टिसेस हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो बिहेवियर्स हैं, उनको यहाँ पर ऑडिट करना उनकी। कंडक्टिंग एन एथिक ऑडिट रिक्वायर ए टीम एफर्ट एज वेल एज ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ एथिकल बिहेवियर। इसके लिए क्या होगा, अगर आप एथिक ऑडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छे टीम एफर्ट की ज़रूरत होगी, और उसके लिए पहले से ही क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए कि आप एथिक ऑडिटिंग कैसे करेंगे। फिर इसके अंदर आ जाएगा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। तो प्राइमरी पर्पस जो है इसके अंदर ऑफ एन एथिक्स ऑडिट इज टू प्रोवाइड सोशल वर्कर्स विद ए प्रैक्टिकल वे टू। किस प्रकार से उसको प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ पर बताया जा सकता है। तो सबसे पहले है टू प्रमोट प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड करप्शन। यहाँ पर क्यों की जाती है एथिक ऑडिट, ताकि जो गलत प्रैक्टिस, जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हैं, फ्रॉड और करप्शन जो है, उन प्रैक्टिसेस को यहाँ पर खत्म किया जा सके। ठीक है, टू आइडेंटिफाई पर्टिनेंट एथिकल इश्यूज इन देयर प्रैक्टिस सेटिंग्स। अगर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार के एथिकल इश्यूज बन रहे हैं तो उनकी पहचान की जा सके। थर्ड इसके अंदर आ जाएगा टू सेट गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सच एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अच्छी गुड मैनेजमेंट एक्टिविटीज की जा सके जिसमें हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं फॉर बोथ नॉन एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव। चाहे वो एग्जीक्यूटिव के लिए हो और चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए हो, उसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाएगा। फिर आ जाएगा टू रिव्यू एंड एसेस द एडुकेसी ऑफ देयर करंट प्रैक्टिसेस। जो भी आपकी करंट प्रैक्टिसेस हैं उनको रिव्यू करना और एसेस करना कि किस प्रकार से वो एक्टिविटी की जा रही हैं, ये सारी चीजें उसमें देखना, उसकी एडुकेसी को देखना
टू डिजाइन ए प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी टू मॉडिफाई करंट प्रैक्टिसेस एज नीडेड। इसके अंदर क्या किया जाएगा, एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी डिजाइन की जाएगी ताकि जो करंट प्रैक्टिसेस हैं उनमें अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो उनको मॉडिफाई किया जा सके। टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस क्वालिटी एश्योरेंस स्ट्रेटजी। इम्प्लीमेंट की गई हैं जो भी एथिकल प्रोग्राम्स, ठीक है, उनको मॉनिटर करना, क्वालिटी एश्योर करना कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी सेम वही चल रही है या नहीं चल रही है, या फिर उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। फिर इसके अंदर आता है रिस्क एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एथिक्स ऑडिटिंग। रिस्क एंड रिक्वायरमेंट के अंदर देखो, एथिक्स ऑडिट में अनकवर एथिकल प्रॉब्लम्स दैट ए कंपनी कैन नॉट इमीडिएटली रेक्टिफाई। अब इसमें क्या कहते हैं, क्या रिस्क है और क्या रिक्वायरमेंट है एथिक्स ऑडिटिंग की। जो एथिक्स ऑडिट है वे कवर करते हैं में अनकवर एथिकल प्रॉब्लम्स। हो सकता है कई बार कि एथिकल प्रॉब्लम्स कवर ना की जा सके, क्योंकि मान लीजिए एथिकल बिहेवियर है, ये एक ऐसी चीज है जिसको नंबर्स में काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे मान लो जब हम अकाउंट्स की ऑडिटिंग की बात करते हैं तो वो न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब हम किसी पर्सन के बिहेवियर को ऑडिट करने की बात करते हैं तो वो यहाँ पर एक क्वालिटेटिव जो है एट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है कि कुछ चीजें अनकवर रह जाएं इसके अंदर, तो उसको क्या है, कंपनी जो है तुरंत रेक्टिफाई नहीं कर पाती। फिर इसके अंदर आ जाएगा स्टेक होल्डर्स में भी डिससेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन इन द ऑडिट। हो सकता है ऑडिटिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे डिससेटिस्फाइड हो जाएं जो स्टेक होल्डर्स हैं वो। फिर है कंडक्टिंग द ऑडिट्स पोजेज ए फाइनेंशियल एंड रिपोर्ट कीपिंग बर्डन फॉर द कंपनी। जब ऑडिट कंडक्ट की जाती है तो कंपनी के ऊपर जो रिकॉर्ड कीप करने का बर्डन होता है, फाइनेंशियल एंड जो रिकॉर्ड कीपिंग बर्डन होता है वो यहाँ पर थोड़ा बढ़ जाता है। फिर इसके अंदर आ जाएगा देयर इज नो गारंटी दैट ऑडिटिंग इज द सॉल्यूशन ऑफ एथिक्स कंसर्न। हम ये नहीं कह सकते कि एथिक ऑडिट जो होती है वो यहाँ पर एक गारंटी देती है कि ये जो ऑडिट है ये सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, एथिक्स कंसर्न जो है उनका सॉल्यूशन है। तो इसीलिए इसमें इसकी कुछ रिस्क्स और हम कह सकते हैं कि कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस बताई गई है।